पाते। हम्म। वो इस तरह हाँ, का ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो एक विचार था मेरा, लेकिन किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। सर रिस्पॉन्स मतलब ये कैसा है कि यो नेतियात होती है, ये सब जो है ना वो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं, मतलब ऐसे ऑनलाइन में नहीं करवा सकते ना पेशेंट से। तो नहीं, पेशेंट को हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन में नहीं करवाना है। हाँ, जैसे आपके जान पहचान में कोई आस अगर पास है, पड़ोस में हाँ कोई बीमार हाँ है, इस तरह का हाँ किसी का सफरिंग है, या आपके यहाँ कोई आ रहा है सीखने के हाँ। लिए, इस हम्म तरह का है, तो हम्म। उनका केस स्टडी ले करके और स्टडी किया जा सकता है, वो आपस में शेयर करने से। हाँ और सारा एक स्टैंडर्ड वे में हम लोग केस स्टडी उसका करेंगे और उनको हाँ करेंगे। हाँ। तो ये एक 1.5 महीने का पूरा हमने वो बनाया था इसको। तो स्केड्यूल। अगर उसमें स्टडी करेंगे लोग तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और आसपास के लोग जान भी हाँ जाएंगे कि डिजीजेज पे काम कर रहे हैं आप लोग। तो बराबर। शायद हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके ओके। तो ये प्लान है अभी। लोगों का इंटरेस्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहा है अभी, वही नहीं तो। हाँ। बराबर। अब नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? नेचुरोपैथी का है ना? हाँ, नेक्स्ट कोर्स ट्यूसडे से हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मंडे हाँ। को ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। ओके। और और इसके एग्जाम्स कब रहेंगे? एग्जाम सब आप लोग बताइए कब देना है एग्जाम, क्योंकि संडे को तो फूड एंड न्यूट्रिशन का रहेगा, लोगों ने एक हफ्ते का टाइम भी लिया था उसके लिए। हाँ बराबर। तो नेक्स्ट तो संडे अगर आप मतलब सब सबसे डिस्कस करके। सब लोग तो ग्रुप में ही हैं अभी, आप लोग बता ही दें। जब तक नहीं, मैडम और नहीं ये आ रही। रिकॉल करने के लिए एक हफ्ता तो चाहिए, क्योंकि यही टाइम हम लोग को फ्री मिलता है। जी बाकी जी। तो सब बिजी रहता है, तो इतना पढ़ाई मतलब ये स्टडी इतना मतलब कर नहीं, इतना टाइम नहीं अब मिलता। वो हाँ, स्टूडेंट्स की तरफ से स्टूडेंट लाइफ तो नहीं है, सबका अपना सब लोग या मेच्योर। ऑल आर हाँ बिजी ना, हाँ। वर्किंग है सब। यस। ऐसा तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। मतलब सेम मतलब सेम वीक में नहीं हो पाएगा शायद। देखते हाँ हाँ, हैं। कल नेक्स्ट संडे तक कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं। मंडे को खत्म होगा तो सर संडे मैं तक। नाइट्रोपैथी को भी एडमिशन लेने वाली हूँ। हम्म। वो भी इसी टाइम रहेगा ना क्लासेस? हाँ, इसी टाइम क्लासेस तो। टाइम, हाँ टाइमिंग्स तो यही रहने चाहिए तभी ले सकते हैं, क्योंकि यही टाइमिंग टाइम है। टाइमिंग थोड़ा ही ऊपर नीचे हो सकता है, आधा घंटा। ओके। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स टाइम रहेगी तो रिकॉर्डिंग्स वी मोटा कैन, एंड डाटा। हम्म। वो तो आप प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डिंग्स, वो ये एक अच्छी बात है। तो अगर कोई कभी कभी मिस। रिकॉर्डिंग इसलिए दे देते हैं कि आप लोगों को, और बाकी बाद में यूट्यूब पर भी डाल देते हैं कि रिवाइज करना है कभी भी तो आप लोग कर सकें उसको। ओके ओके यस। क्योंकि क्लास के बाद से अगर सेम क्लास का रिवीजन मिल जाए तो वो ज़्यादा हाँ बेनिफिट। अच्छा है, वो फिर से रिकॉल हो जाता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे छूट जाते हैं मतलब ऐसे कॉन्वर्सेशन में या ऐसे, तो फिर से वो सुनने से वो रिकॉल हो जाते हैं सब पॉइंट्स। हम्म। अच्छा है रिकॉर्डिंग, वो अच्छा प्लान ये है कॉन्सेप्ट। तो अभी इंटर्नशिप के लिए अभी 2 दिन और क्लास रह जाएगी मंडे तक का। मंडे तक ओके। हेलो। अगर 4-5 लोगों। हेलो। हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है, अमित बोल रहा था। हाँ अमित जी, सर नमस्कार। मैंने नमस्कार सर। सर मैंने बस यही रिक्वेस्ट करनी थी, ये एक तो मैंने ये पूछना था, ये परसों आप मंडे कह रहे हैं, तो ये परसों वाला मंडे है सर? जो हाँ अभी हाँ, आ रहा है कमिंग परसों। मंडे, मतलब कि इट जी मींस जी। हमारी क्लासेस ये मंडे को खत्म हो रही हैं, तो जैसे मैडम ने भी अभी कहा था, वो जस्ट रिक्वायर्ड अ वीक टाइम बेसिकली, क्योंकि काफी ज्यादा अकोमोडेट हो चुका है नॉलेज, तो अभी इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा दोबारा से सारा। तो आई थिंक हम्म। वीक टाइम इज रिक्वायर्ड। सो इट वुड बी पॉसिबल अगर वो इस मंडे को अगर खत्म हो रही है तो नेक्स्ट कोई भी आप वीक का कर दीजिएगा टाइम, तो इट वुड बी ग्रेट। हाँ ठीक है, वही मैं मैम से भी बोल रहा हूँ कि संडे को ट्राई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि सर तो सैटरडे संडे मेरा वो लेवल 2 वाला एग्जाम है, तो अच्छा मेरा ये अच्छा भी अच्छा प्रॉब्लम है, तो मैं है कोई। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर रहा हूँ। नहीं, तो कोई बात इसलिए नहीं है। मैं इस पे बहुत ज्यादा अभी कंसंट्रेट नहीं कर पाया ड्यू टू माय दिस एग्जाम प्रिपरेशन। नहीं माय ठीक है एग्जाम शेड्यूल आप। ऑन दिस सैटरडे एंड संडे बोथ 26 एंड 27। तो माय हम्म। इंटेंट कि अगर ये 27 के बाद कोई दिन हो जाए, सो दैट मैं एक बार सारा गो थ्रू हो जाऊंगा पिछले। तो ठीक मेरे लिए ठीक अभी ठीक है। फिजिबल नहीं है कि मैं सारा पढ़ पा रहा हूँ।
हाँ हाँ, नहीं वो तो है। प्रैक्टिकल सिनेरियो सर मेरा ना, जी तो आई जी जस्ट जी। वांट कि अगर नेक्स्ट वीक में हो जाए। जी। तो एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा इसका, तो वैसे भी हाँ होगा सर तो। ऑनलाइन है, एक दिन थ्योरेटिकल अगले दिन प्रैक्टिकल है सर, संडे को। हम्म। कौन सा कोर्स है अमित सर? वो मैम वो लेवल वाईसीबी, 2 का, लेवल टू। वाईसीबी का लेवल 2 है मैम। ओके, वो भी आप ही कंडक्ट करते हो मतलब ये यही इसी नहीं वो okay, पे अलग नहीं है? होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला जो क्यूसीआई का आपने हाँ नाम QCI क्वालिफाइड, अच्छा क्यूसीआई ओके। वाला मैम, पहले ये हाँ वाईसीबी होता था, सॉरी अब वो वाईसीबी हो गया, पहले क्यूसीआई था। ओके ओके, अच्छा। तो उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है? कोई मैम क्राइटेरिया नहीं है ये उसके ऐसा लिए कुछ तो नहीं है कोई, मैम। अच्छा। बस अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो आप दे सकते हैं। वैसे लेवल 1 प्रोटोकॉल तो कोई भी दे सकता है, ओके। उसके लिए ज्यादा तैयारी का हाँ जरूरत नहीं लेवल 1 इज बेसिकली अ बेसिक सॉर्ट ऑफ थिंग, देयर आर अराउंड है। 30 चैप्टर्स, 30 हम्म चैप्टर है, 10-10 हम्म के 3 यूनिट्स है बेसिकली। इन हम्म। लेवल 2 देयर आर 45 चैप्टर्स, सो उसका लेवल थोड़ा टू सा भी ठीक इंटेंस है लेवल हो थोड़ा जाता सा। है। मेन है लेवल 3 जो लेवल 3 इसका है। पहले जी। लेवल 2 था, वो अभी लेवल 3 हो गया है। उसमें इवेलुएटर का जोड़ दिया उन्होंने। टीचर एंड एवेल्युएटर का है लेवल 3। टीचिंग का लेवल तो 2, पहले भी था वो। हाँ सर बट अब इवेलु लेवल 2 अब वेलनेस का हो गया, वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कर दिया उन्होंने। इवेलुएटर का जोड़ दिया वो, एक थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको। जी जी। पहले वही लेवल 2 था, अभी लेवल 3 वही हो गया, उसमें इवेलुएटर का एक एडिशनल कर। ठीक। ओके अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे। तो अगर किसी का और इंटरेस्ट है, ये हम लोग सोच रहे थे कि 4-5 का अगर ग्रुप बन जाता तो ज़्यादा डिजीजेज पे लोग काम कर पाते और थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो पाता लोगों को। 1.5 महीने का रहेगा, रिजल्ट भी देखने को मिलेगा डिजीजेज पे। तो आप लोगों का क्या विचार है उसमें? सभी से पूछ रहा हूँ मैं, कोई। रहता कैसे इंटर्नशिप का, बेसिकली फॉर एग्जांपल पेशेंट तो आजकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही मिल जाएंगे सब कोई ना कोई। तो उसमें अगर हम लोग वर्किंग करते भी हैं तो इज इट अ डेली बेसिस कोई इंटरेक्शन रहता है, या वी हैव जस्ट स्टार्टेड अप नहीं, डेली और हम। बेसिस नहीं रहेगा वो। योगा थेरेपिस्ट से आपका इंटरेक्शन रहेगा 2-3 डेज या 4 डेज के बाद में। क्या क्या आपने मतलब, फर्स्ट तो आपको डेटा बेस उनका वो बनाना पड़ेगा, डेटा सीट। जी 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 और वो आपस में अलग अलग डिजीजेज पे बना करके, तो उसमें हो सकता है 2-3 दिन में ही आपको कांटेक्ट करना पड़े कि प्रॉपर बना है नहीं बना है, क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं है। वो आपस में डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप मीटिंग हम लोग कर सकते हैं ऐसे, क्लास टाइप में ही। और ओके। फिर उसके बाद में जब मान लीजिए कि 2-3 दिन या 4 दिन इस पर काम करेंगे, इस बीच में हम अपने आसपास में कोई देखेंगे, या कोई स्टूडेंट है अपना, अगर वो कोई डिजीज से कोई परेशान है तो उनका डेटा हिस्ट्री और वो सब सारा कुछ लेंगे। और लेने के बाद में फिर उस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे थेरेपी का मॉड्यूल। और ये फूड न्यूट्रिशन के हिसाब से उनका डाइट प्लान करेंगे। तो उनका दिनचर्या ऋतुचर्या में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फिर आपस में जब डिस्कस होंगी, क्योंकि एक आध आदमी रहेगा तो उसके पास से फिर वो पेशेंट्स ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। वो फिर कई डिजीज पे नहीं वो स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरह का अगर स्टडी होगा तो हमको लग रहा है ज़्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आसपास के लोग उसके बारे में जानेंगे भी कि आप योगा थेरेपिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो डिजीजेज के कंसल्टेशन के लिए आएंगे, और जितना ही कंसल्टेशन आप करेंगे उतना ही उनका रिजल्ट देख करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आपके पास डिजीजेज को लेकर अप्रोच करने वाले लोग अब चाहिए, अगर आप थेरेपिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं तो। आप उसमें कंसल्ट करिए, कंसल्ट करने के बाद में वो अपने लाइफ स्टाइल, खान पान और ये सब में सुधार करके आपको हफ्ते 2 हफ्ते में बताएंगे। आप उनको डेली अगर नहीं टच कर सकते हैं तो और वीकली फॉलो अप ले सकते हैं हम लोग? हाँ, वीकली फॉलोअप ले सकते हैं वो। आपने सुविधा अनुसार ऐसे जब भी एक ग्रुप बना रहेगा, उसका ग्रुप में डिस्कस करके जब लोग टाइमली अवेलेबल रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वीकली ले सकते हैं इसको। हम्म। हम्म।
ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा, और सब प्रॉपर वे में आप योगा मॉड्यूल और खान पान और ये सब सही से प्लान कर पा रहे हैं, डाइट प्लान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यस, ये चीज कॉन्फिडेंस। ये हो सकता है, मतलब ये अच्छा है आइडिया। नाश्ता क्या खाओ? ये बना दूंगी अभी। तो बाहर से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सैंडविच खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये और सैंडविच सैंडविच भी खाए देखी, कोकी तो पटाई। Everyone, all the students are present. Yes, madam. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. So we will start with today's topics. Oh, yes, ma'am. Ma'am, I have one query. Yeah, tell me please. एक मिनट। या मैम, मेरे क्लाइंट है आर्थराइटिस RA, उसको अभी डिटेक्ट हुआ है। क्या डिटेक्ट हुआ है? RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके हाँ, तो हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी, या IVF ये रीजन हो सकता है आर्थराइटिस या ऐसी वजहों का? क्योंकि उसके 2 बार IVF हो गए हैं, 3 बार शायद IVF हो चुके हैं, और राइट, शी इज नाउ 45 एंड अभी उसके जॉइंट्स में बहुत पेनिंग है, स्वेलिंग है, ऐसे मतलब सब आर्थराइटिस के लक्षण है उसके। सिम्टम्स आ रहे हैं। फैमिली में है तो ये? है। यस, फैमिली में है ये या फैमिली नहीं, फैमिली में तो नहीं है। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन IVF उसके 3 हो चुके हैं शायद, 3। एंड वाज इट सक्सेसफुल? नो, IVF नो, all failed. या अच्छा, okay. Can't really, set a link with it, because Okay. IVF is something different. We are working with reproductive organs mainly. But calcium depletion is possible. Yes, psychologically maybe, yes, that can trigger. बस वो एक stress है which we can link to this problem. Otherwise, IVF directly cannot induce RA. RA में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी काफी हद तक रहता है, कि अगर फैमिली में किसी को पैटर्नल मैटर्नल फैमिली में हो, then you have a greater chance to develop it if you are emotionally weak or if you are having so many setbacks in life. Okay. पर अभी 45 की एज है, तो या मिडिल एज ही मान के चलें। तो या ओके। तो और एक मतलब मैं ये आपका जो फॉर्म आपने दिया था ना केस स्टडी के लिए, जो आपने दिया था, वो उसमें सब उसकी इंफॉर्मेशन में फिलअप कर रही थी, तो उसने और एक बोला कि उसको गर्म दूध डाइजेस्ट होता है, लेकिन ठंडा दूध मतलब थोड़ा भी ठंडा हो जाए वो डाइजेस्ट नहीं होता। चपाती गर्म डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी ठंडी 1 घंटा बाद तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओके। एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है ना। गर्म खाना रेडिली बॉडी को सूट हो रहा है, ठंडा खाना सूट नहीं हो रहा, दैट्स फाइन। वो गर्म ही ले, फिर ठंडा ना ले, अच्छी बात है। दैट शी हैज टू सी, बिकॉज एक और बात है कि इतनी सारी मेडिकेशन जा चुकी होती है IVF के चक्कर में, और बहुत ज्यादा, तो डाइट कौन सी सूट कर रही है। एंड इट्स गुड, वार्म लिक्विड्स ही लेने चाहिए प्रेफरेबली, हम सबको ही। वैसे भी ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब शी शुड गो अहेड विद दैट। ओके। और एक उसने बोला कि अभी मतलब ये नो मून, अभी अमावस्या थी, तो वो उसको ये मतलब ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया है कि ये पूर्णिमा या अमावस्या जो रहती है ना, तभी उसका जॉइंट पेन बढ़ जाता है।
तो क्या ये मतलब सही है, मतलब लिंक कर सकते हैं उसको? नो मून फेज से? हाँ। या उसका साइकोलॉजिकल है, या पता नहीं क्या अभी स्ट्रेस है वो नहीं नहीं, कई बार साइकोलॉजिकली ही लोग बहुत कुछ एसोसिएट कर लेते हैं, ओके अमावस्या आने ओके। वाली है तो, या दे जस्ट दे देमसेल्व्स नोटिस, बट यस देयर आर चेंजेस एक्चुअली, मूड स्विंग्स में तो हाँ चेंजेस ये तो प्रूवन है। हाँ। पूर्णिमा के लेकिन आसपास एंड हाँ, पूर्णिमा के आसपास उसका जॉइंट पेन बढ़ जाता है, और ओके ओके हाँ, उसके एक दिन बाद वो धीरे धीरे उस दिन शायद शाम तक वो खत्म हो जाता है। यस मैम, ओके ऐसा ओके कई बिकॉज पेशेंट्स ने बताया हाँ, है। ये हाँ एक्सपीरियंस देर किया है उसने, तो अभी कल ही मुझे वो हाँ बता रही थी कि ऐसे आज हुआ, मतलब कल कल खत्म हो गई अमावस्या, तो ऐसे हो रहा था परसों से उसको। तो मैंने ओके ये पॉइंट मैंने ऐड किया। आई नो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली मून फेज के साथ फास्टिंग करना, मून फेज के साथ हाँ हमारी जो स्पेशली द मेंटल हॉस्पिटल्स, हाँ। पीपल आर मोर aggressive and people show more symptoms when it approaches पूर्णिमा and when it approaches अमावस्या। ये ओके। पक्का लिंक है, बिकॉज मून रेज का भी इफेक्ट है हमारी मूड पे, बहुत तगड़ा इफेक्ट है, ठीक है। सो और वैसे भी पूरा है तो बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। हम वैसे भी नॉर्मल मूड में भी कभी एक पूरा चांद देख लेते तो मुंह से मतलब वो निकलता है, वाओ व्हाट फीलिंग, ऐसा कितना ब्राइट दिखता है, कभी ऐसा हन तो नहीं दिखता है ना। यस। तो किसी किसी पे वाकई में तो ये बहुत ब्राइट दिख साइकोलॉजिकल ही रहा। रहेगा प्रॉब्लम? हाँ साइकोलॉजिकल है, बट नो देयर मस्ट बी रीजंस आफ्टर दिस, ऐसा नहीं है, मैम बट देयर आर एक्चुअली नो मैंने सुना, सर्टेन स्टडीज या ये मैम केस एक्चुअली स्टडी, मैंने उसका केस स्टडी के लिए यही लिया है ये। हाँ अच्छा तो किया आपने, हाँ, यस। मैं तो उसको डाइट मैंने पहले 2 साल, मतलब 1.5 साल पहले उसको डाइट दिया था, लेकिन वो एज पर हमारे ऋतुचर्या या ऐसे नहीं था, मतलब मैं डाइटिशियन हूँ, उसके हिसाब से मैंने उसको कैल्शियम रिच और ये ऐसा एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें जो है ओके, ऐसा डाइट दिया था। वो डाइटरी चेंजेस और मतलब क्या क्या हो सकते हैं उसके? डाइटरी में वो लाइट ही खाएं खाना, ठीक है, स्मॉल एंड क्योंकि फ्रीक्वेंट। बात, हाँ नॉर्मल एंड थोड़ा वार्म खाना खाएं, एकदम से गर्म भी ना खाएं और ठंडा तो वैसे ही सूट नहीं हो रहा उनको, हम्म। ठीक है। और फॉलिक एसिड रिच वाली चीजें खाएं, जो उनका यूट्रस अब इतना कुछ उन्होंने बियर किया है लाइफ में, थोड़ा यूट्रस और उसकी हेल्थ रिटेन करने के लिए यू कैन लुक फॉर फॉलिक एसिड रिच डाइट्स, नीड नॉट बी ओनली टैबलेट्स, ओके। ठीक है। हाँ जैसे और फूल वो खाने हो कैल्शियम गए, जिंक कैल्शियम, फ्लैक्सीड, कैल्शियम प्लस जिंक के टैबलेट्स अभी उसको है? यस यस यस, हाँ हाँ कोई बात दैट नहीं, कैन बी कंटिन्यूड ना? यस यस यस, ऑब्वियसली मल्टी विटामिन तो जरूर खाएं। हम्म। एडिशनल देखिए, जैसे हम विटामिन सी अगर हमें रेडिली अवेलेबल है, व्हाई टू गो फॉर टैबलेट्स इफ वी हैव यस। आंवला, इफ वी हैव लेमन, व्हाई टू गो फॉर द प्रोसेस्ड केमिकल्स। दे यस। असर वो करेंगे, बिकॉज हमें हमारे पास टैबलेट्स होती है बेड साइड पे, इट इज इजी कि चलिए जी हाँ। एक टैबलेट खाया तो वो बहुत इजी सा लगता है, बजाय के ऊपर बेड से उठे गए, लेमन काटा, स्क्वीज किया, दैट्स मोर मेसी काइंड ऑफ थिंग, एंड मेनी पीपल जस्ट let go, purchasing such fresh vitamin C, this juicy fruits, they just rely on these chemical drugs. ओके। तो उससे अच्छा है अपनी डाइट में इंक्लूड करना, और सुबह के टाइम खाली पेट खाना और बेनिफिशियल, ऐसी ड्रिंक्स ना, आंवला जूस हो गया, लेमन आंवला जूस हो जूस, गया, आंवला, लेमन हनी, एलोवेरा। यस आंवला हनी, लेमन हनी, यस यस यस, दे आर वेरी गुड, ओके। रिजुविनेटिंग वो है एक्चुअली बॉडी के लिए, और बहुत कूलिंग भी है, बिकॉज लेमन एंड आंवला क्या है ना, बाहर से हमें खट्टा, हमें पता है इसकी प्रवृत्ति खट्टे की है जस्ट ऑन द टंग, बट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इट कन्वर्ट्स टू अल्कलाइन, तो अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। हमें एसिडिटी कम करनी है बॉडी की, एसिड कुछ भी खा रहे हैं आप देखिए, खाली पेट चाय भी पीना इज क्वाइट एसिडिक फॉर मेनी पीपल, एसिडिटी हो जाती है उनको, बिकॉज दैट स्टिमुलेट्स अंदर, वो बिल्कुल एकदम से वो एक तो आप गरम गरम ले रहे हैं, बॉडी को टाइम लग रहा है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए, उतनी एनर्जी भी हम कंज्यूम ही करते हैं ना, गरम गरम चीज जब लेते हैं तो बॉडी टेक्स टाइम फॉर इट टू कम टू 37 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी का टेम्परेचर है। तो उसके ऊपर आप ऐसी चीजें लेंगे जो ब्रेन को भी स्टिमुलेंट होंगी,
टी कॉफी वैसे ही निषेध है, ये अपथ्य में आती है ना कि पथ्य में, है ना। तो योगिक डाइट का देखेंगे तो ये तो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, अभी मैं अल्कलाइन वाली चीजें रिवाइज लेनी करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं ये आपसे पूछा मैंने, क्या और क्या मैं ठीक है। इंक्लूड कर सकती हूँ। और वो आम someone else वातारी wanted to वटी, add on this moon. आम वातारी tell me. वटी वो खा रही है एक टैबलेट। Okay, Ma'am, does okay. the Let's ojas of continue. your body also go according to the moon? Because I am studying ojas now, and all these physiological changes that come in the joints and all, is it because of the ojas getting brighter and dimmer? Yes, possibly. Yes, can be a reason. I have never dealt this ojas or this shukra इतना डिटेल में मैंने कभी नहीं पढ़ा है. I know one of the important धातु, last धातु, सप्त धातु वाले ओजस की बात कर रहे हैं ना आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, मैम उस एक्चुअली बारे में I'm फुल not मून very well versed. Actually, आयुर्वेदा एक्सपर्ट को है इस बारे में. मैम एक्चुअली फुल मून डे में सारे वाटर बॉडी में स्वेलिंग होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसीलिए बॉडी में भी जो वाटर सॉल्युबल है वो सब स्वेलिंग होने वाटर के कारण हमें रिटेंशन, हाँ, वाटर रिटेंशन, ताकि उसके बॉडी वजह से ये होती है, पेन होती है बोलते हैं फुल मून डे में और अमावस्या के नजदीक, क्योंकि सी में भी ज्यादा वेव्स आते हैं ना, तभी तो बॉडी के अंदर बहुत भी सारे आती है टाइडल। यस टाइडल तो वेव से ही हमें पता लगता है कि हमारे इवन ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आती है। यस हाँ, तो इसी वजह से शायद पेन ज्यादा होता है बोलते हैं। वही है इसके पीछे। एक्चुअली अगर किसी टीचर से पूछेंगे तो इतना फर्मली आंसर नहीं मिलेगा अनलेस देयर इज अ स्टडी बैकिंग दैट स्टेटमेंट। सुनी सुनाई बातें तो बहुत सी होती हैं तो आई नीड नॉट स्ट्रेस ऑन दिस कि हाँ इसी वजह से होगा, because there should be certain studies to back my statement, to support my statements. तो जो जिसका पक्का है उसी का बोलना अच्छा लगता है, like even because there may be one student or 10 students or 50 students, so everyone should be convinced with the logics. ऐसी हवा बातें नहीं होनी चाहिए क्लासेस में. yes, we can go for it if you have taken such cases in hand. आप इस थोड़ा और डीप जाएं और just find out whether this Amavasya and Purnima affects the mood, affects the psychological status. It does, but there should be some supporting studies also, which you should know. कौन से ईयर में हुई थी, किसने करी थी, किस पॉपुलेशन पे करी थी, इंडियन, वेस्टर्न, कहाँ पे हुई है ये स्टडी, कुछ आपको थोड़े बहुत आपको बैकग्राउंड क्लियर होनी चाहिए, है ना. देन ओनली दैट कॉन्फिडेंस कम्स कि हाँ इसका असर है. वंस दैट्स अ प्रूवन फैक्ट थ्रू द जर्नल्स, थ्रू द पब्लिश्ड स्टडीज, देन वी कैन आराम से कोट इट, है ना. wherever we are writing, केस हिस्ट्री लिखते हैं, केस स्टडीज करते हैं, कुछ भी आप कोर्स कर रहे हैं इस पे, तो यू कैन राइट इन योर प्रोजेक्ट फाइल कि ये स्टडी आपने देखी है ना. चलिए, लेट्स गो फॉर द today's class. या वेलकम, एवरीबॉडी इज देयर. हम करते हैं स्टार्ट, है ना. 2:47 है ऑलरेडी. So day 8 is comprising two main topics for today, that is yoga for pregnancy and yoga for menopause. More related to the women sector of our society, but both the this gender must know क्या changes आते हैं body में and how you can help. So can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. So let's start the prayer. Close your eyes. Keep your back straight. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So day 8 we'll deal with two topics, yoga in pregnancy first, and then we'll come to menopause. So very much relevant to the women
and those who are already mothers, they will more relate to their experiences in pregnancy, and those who are in menopausal phase, they will relate to their symptoms. Okay, but it is very much relevant to our gender, but definitely it will be useful for the male students, for the male attendees also. Okay, so I'll do like this. इससे ज़्यादा आपको clear दिखेगा. हाँ. So a normal pregnancy lasts about 40 weeks, as you all know. 9 months, 9 days की total span रहता है एक normal healthy pregnancy का. And towards the end of these 9 months and 9 days, when your EDD, expected date of delivery, has to happen, when that day approaches, date of delivery, उसके आसपास उससे 10-15 दिन पहले से या 5-6 दिन बाद भी you can have the delivery. If it is a healthy, everything goes fine. So fortunate enough that you have a healthy pregnancy and then healthy delivery around that time after 40 weeks. It can be any time after 36 weeks to 42 weeks, in between that. That is the good range. So that is grouped into 3 stages. अब इसको हम trimester में बांट देते हैं, तो because trimester में इसलिए कि phases में development जो हो रही है, development तो day 1 से right from conception ही चल रही है fetus की, but trimester में इसलिए कि हमें समझना easy हो जाता है week on week progress क्या चल रही है, और 3 months का ये 3 trimesters में divided रहता है ये phase, the pregnancy phase or the gestation phase. Symptoms are early signs of pregnancy begin in the first semester, including the absence of menstrual periods. The first signal which comes, there is sound actually. पीछे कुछ echo हो रहा है. Everybody please mute. All of you please check if you are mute. If you want to ask something in between, only then please unmute. Otherwise ये echo होती है तो फिर बोलने में मुझे clarity नहीं आती. Yeah, that's better. The absence of menstrual periods, first symptom. Second, breast changes including swelling or tenderness. Then tiredness, nauseatic feeling, vomitish feel करना. Vomit आए चाहे ना आए, but that feeling of getting vomitish, ठीक है? That is nausea. Mood swings, moods का बहुत high रहना या low रहना. Okay. Early signs also include tenderness of the breasts, frequent urination. ठीक है, फर्स्ट फ्यू वीक्स में आपको ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं, एंड देन जो फर्स्ट 3 months जो हैं, फर्स्ट 12th week comprises first trimester, 3 weeks, sorry 3 months, 12 weeks, 3 months. तो होता क्या है, बेबी में चेंजेस आते हैं, embryo visible on ultrasound at the 5th week, heartbeat gets developed around at the 7th week. 7 to 8 weeks के बीच में ultrasound will show you the heartbeat, okay, and you can hear that sound clearly. Then neural tube forms and first organs, बहुत छोटे organs develop होने शुरू हो जाते हैं, and the weight and the length is almost this. So this first slide tells you about the first signs and whatever happens in first trimester. So symptoms of late second and third trimester of pregnancy includes heart burning भी शुरू हो जाती है आपको second and third में, especially जब the belly weight is so much and protruding out and your जो stomach का जो नीचे diaphragm के ऊपर जो भार पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, और आपका जो belly weight है वो तो increase कर ही रहा है day on day, and after 5th and 6th month you can see the progress is so much and every day कुछ सेंटीमीटर बढ़ता ही जा रहा है आपका belly, okay. In terms your fetus is growing, and due to that the this bulges more and more after 6 months. So that heartburn also increases क्योंकि जो pressure रहता है वो इधर रहता है abdomen, just chest के पास आपके अगर इतना ज्यादा bulge हो गया है तो आपको खाने में भी दिक्कत है, और खाना खा के फिर heart burning sensation, क्योंकि जो acid है stomach का वो reflux करता है ऊपर की तरफ, because now there is no enough space for the stomach to sit properly down. It is, getting a push from below because of the fetal growth and the movement of the baby also. Okay, so heartburn, difficulty in sleeping, swelling of the ankles or the fingers,
हेमोरॉइड्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो हेमोरॉइड्स, देयर आर ग्रेटर चांसेस कि आपको हेमोरॉइड्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर करते हैं, प्रेशर हम देना नहीं चाहते हैं बिकॉज देयर इज फीटल ग्रोथ हैपनिंग। तो बहुत सारे उस वक्त अजीब से रिस्क्स बन जाते हैं हमारी हेल्थ के लिए। वन ऑफ द कंडीशन कैन बी हेमोरॉइड्स। देन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी फेल्ट on your abdominal area towards the end of your pregnancy. Then many of the later symptoms result from the weight gain and enlarging uterus in the later phase of your pregnancy. By the end of the 37 weeks, a baby is considered full term. Full term matlab anytime the signal, the labor pain can start. So now full term matlab पूरी तरह से develop हो चुके हैं सारे organs. Now just the muscle layer is thickening. जो उसके स्केलेटन की जो मसल कवर हुए हैं बस अब वो थिकन हो रही है स्किन, बाकी अंदर ऑर्गन्स शेप ले चुके हैं, साइज ले चुके हैं. सो दैट इज अराउंड द 37th वीक, around your 8.5 months, 9 months. Okay, then full term and its organs are ready to function on their own. Nearing the due date, the baby may turn into a head down position for the birth, and most babies present the head down position only. And when there is head up position, अगर सिर फिक्स नहीं हुआ है, ओके, अगर वो आपका बेबी का सिर नीचे सर्विक्स पे फिक्स नहीं होता है 38-39th वीक तक, so then there are chances that you might end up having a cesarean. Then what happens to the body during childbirth? Childbirth is challenging, but women's bodies are designed to give birth. Okay, it is a very very challenging phase. एक new birth ही मिलता है एक women के शरीर को after coming across that normal delivery, but it's by grace of God that women have this opportunity to bear the this uterus and bear this the whole growth of the baby inside their wombs, and women's bodies are designed in a way that it can give birth normally. The shape of the pelvis, hormones, powerful muscles, and more all work together to bring the baby into the world. The hormone oxytocin causes contractions during labor, as well as contractions that deliver the placenta after the baby is out of the mother's body. How the body prepares for the labor? There are certain contractions named as Braxton Hicks. Braxton Hicks contractions का नाम दिया गया because he was the person who named these contractions कि ऐसी contractions के बाद ही डिलीवरी पॉसिबल होती है. इससे पहले आर्टिफिशियली इंड्यूस ना करें, या फिर आर्टिफिशियली यू कैन, आजकल तो बहुत केमिकल्स वगैरह आ गए हैं जो आर्टिफिशियली इंड्यूस होते हैं, बट अंटिल some of the contractions occur या फिर 1 or 2 per hour the contractions occur, that उससे पहले consider नहीं करना चाहिए that you should go for a delivery. So Braxton Hicks contractions are typically in few weeks or days before one starts having proper contractions. Women may experience Braxton Hicks contractions. This means uterus tightening and then relaxing. जो आपका एब्डोमिनल एरिया है उसमें आपको लगेगा बहुत टाइट हो गया एकदम, और फिर एकदम से अपने आप लूज हो गया है. ये अपने आप अंदर से सिग्नल्स आते हैं, स्टार्ट हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, एंड दैट कैन बी फ्यू डेज बिफोर द एक्चुअल टाइम कम्स फॉर डिलीवरी. It can be 15 days also prior to your EDD, expected date of delivery. Suppose it is 25th March and you have started with these contractions on 5th March or this 20th March maybe. Okay, so but doctors can assist, doctors can tell that abhi baby ka head fix hone mein time hai, so they are just the false labor pains. So don't be panicked and rest for few more days. Let's see, ये बीच में आपको पेन आती रहेगी, but you should be regularly under the monitoring of your gynecologist, okay, or obstetrician. These contractions don't usually hurt and are thought to help the uterus and cervix get ready. These contractions make you ready and make the cervix ready for the delivery. Then yoga practice during pregnancy. अब ये normal right from the first trimester to the last trimester, like from the second month or third month. Actually second month के बाद ही consider होता है कि you are pregnant. So first month का तो इतना खास पता भी नहीं लगता है. So when you undergo that test, ठीक है, HCG हार्मोन का हम टेस्ट लेते हैं, चाहे वो ब्लड से हो चाहे वो यूरिन से हो,
ठीक है. So some of the diagnostic tests which consider that the lady is pregnant, उसके बाद it's almost 2 months gone. Okay, so 2 months के बाद when you should, what you should practice is you should take care के abdomen के भार पे कुछ भी practice नहीं करना. Like lying on your abdomen, never practice anything which is on your abdomen. एक दो practices can be allowed if you are a old practitioner. If you are already an old practitioner, then maybe as simple as Bhujangasana कुछ देर के लिए, और वो भी आपने उल्टा लेट के नहीं करना है. Just you are taking that position and then coming back and again lying down on your back. Okay, but they are not mandatory. Then what Sukshma Vyayam and Sthula Vyayam you should include for a pregnant woman right from 2nd month up till 9 months is Anguli Shakti Vikasaka. अंगुली मतलब आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे शक्ति विकासक हैं, जैसे एज सिंपल एज मेकिंग पॉज, जैसे पंजे बना लेना, उंगलियों को मोड़ के जकड़ लेना. इट्स एक्शन ऑफ एज इफ यू आर स्क्वीजिंग अ रबर बॉल. ठीक है, टाइट कर देना फिर लूज कर देना, टाइट कर देना 3 सेकंड में, 5 सेकंड में लूज कर देना. दैट इज अंगुली शक्ति विकासक. एंड मणिबंध शक्ति विकासक इज योर दिस रिस्ट मूवमेंट्स. चाहे आप ऊपर नीचे करिए मुट्ठी बंद करके, मुष्टि को जब हम वो मुष्टि बना लेते हैं हाथों की, ऊपर नीचे साइड वेज, एंड देन रोटेशन, व्हाटएवर इन whichever way, 360 degrees rotation, clockwise, anti-clockwise, whichever way you want to move them. Mani Bandha Shakti Vikasak. Griva Shakti Vikasak is all related to the neck movements, shoulder rotations, shoulder stretches, forward bending and backward bending with very gentle bending forward. बैकवर्ड आप कर पाएंगे पहले कुछ मंथ्स में, आप आराम से कर पाएंगे, 6 मंथ्स तक भी कर पाएंगे. फॉरवर्ड बेंडिंग मुश्किल हो जाती है, और फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा एक्यूट नहीं करानी है. जस्ट यू आर बेंडिंग लिटिल डाउन एंड अगेन कमिंग अप. ओके, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, कभी कभी फॉरवर्ड बेंड में भी नॉजियाटिक फील हो सकता है. सो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर एन ओल्ड प्रैक्टिशनर and you have got pregnant and you have taken little break from your hardcore practices and you are now going for simpler practices if you are pregnant. Okay, because you are hosting a fetus inside, और किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए उस एरिया में. थोड़ा सा ठीक है, ट्विस्टिंग्स आर ओके. ओके, फॉरवर्ड बेंड विद जेंटल मूवमेंट्स आर ओके, बट पूरा डायरेक्ट प्रेशर कभी भी किसी भी मूवमेंट में नहीं पड़ना चाहिए. Then side bending, spinal twist with legs wide open. Breathing practices में क्या कराना है? Hands in and out, hands stretch, and tiger breathing. Tiger breathing should be mandatory. ये first trimester से लेके last trimester तक बहुत helpful रहेगी. Then Shavasana. Okay, this diagram is not shown. मैंने अच्छे से एक वो बनाया था. Ma'am, what kind of twisting is allowed? Because in my this we don't make them do any twisting, so I just wanted some insight. वक्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट, ये सब अलाउड होना चाहिए. लाइट मूवमेंट्स. देखिए, जर्क्स नहीं देनी. देखो because मेरा जो मैंडेट है उसमें लिखा हुआ है कि ट्विस्टिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल इन प्रेगनेंसी. आपका मैंडेट मीन्स किसका? सम इंस्टीट्यूट? Yes, ma'am. Like I have done like I take prenatal classes, so that is my specialty. So okay. In the institute that I studied. Are you trained for that? Yeah. Have you been trained for that? Yes, ma'am. So in that it is written that, and I had gone to Mumbai also. We had these seminars over there. So when this Ayush Ministry के seminars थे ना, तो उसमें भी था कि ट्विस्टिंग नहीं करवाना चाहिए बिल्कुल. Any kind of twisting. Light twisting. Okay. So it varies from institute to institute. See, I have done from Vyasa. मेरे साथ ही मैंने menopause पे study करी थी. My PhD thesis was on climacteric syndrome, and my batchmate, she did on pregnancy cases, and I have seen many pregnant women doing twisting, but light twisting. Jerks नहीं देना बिल्कुल भी. So twisting, see, there are kinds of twisting also. I'm not telling you to bend the body and twist. जो मैं बात कर रही हूँ बहुत
बिल्कुल जस्ट टांगे खोल के, टांगों में थोड़ा शवासन जितना अंतर देके, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडिंग पोजीशन, शीतलीकरण व्यायाम में अगर हम स्टैंडिंग में पैरों में डिस्टेंस देके, शवासन जितना डिस्टेंस देके योर शोल्डर लेवल, एंड देन यू आर टेकिंग योर हैंड्स in front of your chest, and then you are taking the hands like कटी शक्ति विकासक नहीं करते हम, yes लेके जाते हैं हाथ, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज. स्पाइनल ट्विस्ट मतलब स्पाइन को ट्विस्ट कराना, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. So to and fro your hands will be, your arms will be swinging right and then to the left and then to the right and then to the left. Okay. So वक्रासन करवा सकते हैं? No, हाँ हाँ वक्रासन करा सकते हैं बिल्कुल. हम लोग नहीं कर पाते. I just wanted to know. No. वक्रासन 6 months तक I have seen ladies doing. 6 months तक. When the stomach is also coming out और weight भी gain कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, swellings भी हैं, but still they would feel very light after doing this वक्रासन. Timing नहीं देनी है ज़्यादा, maybe 15 seconds on each side. But they were supposed to do this once in their set of pregnancy set. That's why I also included. Okay, ma'am. So it varies from institute to institute. Good, you should add whatever you have also learned and you have expertise on this. तो आपको clarify करना चाहिए भी और जरूरी भी है. हम सबके लिए learning है, because you have been told कि twisting dangerous हो सकती है, twisting नहीं करानी है. See देखिए, तभी मैं कहती हूँ case to case it differs. If the person is coming after miscarriage, if the person is having some misfortune या कुछ cyst है उनको, कुछ ऐसा border level case है, high risk pregnancy का, तब आप बहुत ध्यान से उनको कराएंगे. तब तो इनसे भी कट शॉर्ट हो जाएंगी प्रैक्टिसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इससे भी थोड़ा कट शॉर्ट कर देंगे आप प्रैक्टिसेस. व्हाटएवर इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम, हाथों की, पैरों की और थोड़ी नेक की, शोल्डर्स की, दैट्स इट. इतने कराएंगे. जो मिडिल पोर्शन है उसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और सारी प्रैक्टिसेस विद ब्रेथ अवेयरनेस कराएंगे. इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप, ये जरूर आपको प्रेगनेंसी में सबको बोलना ही बोलना है. इफ यू टेक अ बैच ऑफ एंटीनेटल लेडीज, तो आपको ये ब्रेथ अवेयरनेस ज्यादा ध्यान देना है, ना कि बॉडी की मूवमेंट्स पे. So twisting is certainly allowed, because I myself have seen many batches, okay, where twisting is allowed, and there is one book also, Care of the Unborn Child by Dr. Shamanta Kamani Narendran. She was the lady I would like to mention, 75-year-old lady who joined along with us. I was at that time maybe 26, 27. But she was 75 and she took up high risk pregnancy cases. उन ladies को उन्होंने अर्ध मत्स्येंद्र तक कराया हुआ है 5th month में. Okay. Yeah. So she has published this book, and it is a long back, बहुत पुरानी book हो गई तो, Care of Unborn Child, because she published many papers also. उनका she herself is a doctor otherwise, MBBS chemo. I think MD भी है किसी specialization में, but then she took up yoga field, and she's from Bangalore. I think still she is living. I'm talking about 15 years back when she was 72, 73. 76, 77 में उनकी PhD complete हुई होगी. ये जो मैं बात कर रही हूँ. Yes, she's still living. Touch wood. तो उन्होंने भी हमारे साथ ही शुरू किया था अपना. So yeah, so that's why I used to keenly observe her batches also and my batchmates batches also, because we used to go together. हमारा काम ही था ladies का वो करना, clinics में जानना, भाग के इधर पहुंचो उधर पहुंचो. When there is delivery, they had to run for that, because it was advised कि normal delivery हो. Doctors को भी कह के रखते थे, no, she is a yoga person, इन्होंने इतने महीने योगा करा है, please try for normal, because these days for many reasons, they come stories and they just go for cesarean. Both ways, it is convenient for the patient and the doctor. के फटाफट किया, निर्धारित किया एक दिन, वहाँ पे आके आपको जी इतना जमा कराइए पैसा और आपकी cesarean हो जाएगा. That's it. The baby will be out without any pain. Or epidural, ma'am. They go all for epidural also nowadays. Yes. So, ma'am, in fact, there is one place in Mumbai. There I have attended. They make the pregnant ladies do Kapalbhati also.
I forgot the name. It's a very it's in Sion, Mumbai. A very beautiful yoga organization. So that lady had done a thesis on Kapalbhati in yoga. Wow, In very good. pregnancy. Kapalbhati in pregnancy. Okay, Yes, okay. Kapalbhati in pregnancy. So we were all zapped when she gave her this, but then they had case studies of thousands of women. Ha. So that's nice, no? Interesting to know this fact also. Yeah, because we never allow because we Yes, never yes, had yes. tolerance here. Kapalbhati, at the thought of Kapalbhati, you immediately say, no, 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 no. How yeah. can a pregnant woman do that? But if we have a certain publication over it, then Yeah. actually yoga person beneath the doctor community should, get convinced that yoga works. They had That's established a kind of rhythm, like a music, and on rhythm, the pregnant ladies used to do Kapalbhati, and there are thousands of women who used to do and who have delivered under their guidance. Like, so very beautiful concept. Can you name the institute in Sion, in Mumbai? I'll just get the name because I went to give all my QCI exams there only. I'll just get back. The name has just slipped out of my mind. I'll just get it. Okay. Yeah. मैम ये ऊपर के पेट की कपालभाति होगी, मतलब नीचे ज्यादा अपर ऊपर के पेट की चेस्ट, चेस्ट के नीचे आप झटका लगा के देखेंगे तो होता है वैसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, ज्यादा नीचे नहीं, मनस्विनी. Okay, so I'm again coming back to my this video mode because कल मैंने जो स्लाइड्स बनाई थी वो इस पे डिस्प्ले पे आ नहीं रहा है. So I'll just show you. Just a minute. Yeah, can you see? मैं इसको स्लाइड शो पे लेके आती हूँ. सब कुछ गायब हो गया. Just a minute. Yeah, can you see this? Yes, ma'am. On my video space, can you see this? So first trimester में क्या कराना चाहिए, second trimester में क्या कराना चाहिए और third में. So first we'll talk about the first trimester. Can you see blue area? ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, बद्धकोणासन, मार्जारी आसन, शशांकासन. शशांकासन कैसे कराना चाहिए? पहले ट्राइमेस्टर में पेट इतना बड़ा नहीं भी होता है, नो प्रॉब्लम, बट आप नीज को सेपरेट करके कराएंगे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. ओके, नीज को थोड़ा सेपरेट करेंगे, यू विल हैव ब्रॉडर स्पेस इन बिटवीन द नीज एंड द लेडी कैन आराम से बेंड फॉरवर्ड विदाउट हैविंग एनी प्रेशर ऑन द एब्डोमेन और द यूट्रस और द फीटस. ओके, तो शशांकासन इज अलाउड. विपरीत करनी, उल्टा लटक जाना, दैट इज ऑल्सो अलाउड बट इन फर्स्ट दिस ट्राइमेस्टर. कराने वाले सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी करा लेते हैं, बट विपरीत करनी में थोड़ा सा रिस्क रहता है. ठीक है, बिकॉज प्लेसेंटा की जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेट इन हुई होती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड, बट कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस ऐसे हैं जिनको कभी कभी ये भी बोला जाता है कि ओहो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपको स्पॉटिंग होती जा रही है, सो गो ऑन बेड, सो बी ऑन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो जैसे वो मील खत्म करते हैं, हु इज शेयरिंग द स्लाइड? अच्छा, सर ने शेयर कर दिया. ठीक है. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. आ गए इनकी साइड पे, मेरे पे शो नहीं हो रहा. ओके, सो शशांकासन, विपरीत करनी मुद्रा. आई होप यू ऑल नो विपरीत करनी. यस मैम. Yes, ma'am. है ना, विपरीत करनी आसन है, प्राणायाम है, बंधा है या मुद्रा है, ये बताइए. मुद्रा. Yes, be very very particular and very very straightforward in answering, because आसनों में बीच में मुद्राएं भी आ जाएंगी तो you should know विपरीत करनी is a mudra. It is given in Gherand Samhita also and Hatha Pradipika also. Okay, in बंधा मुद्रा chapter. So ये मुद्रा आप इसमें टांगे ऊपर रहती हैं और सर्वांग आसन से थोड़ा सा ढीला होना शरीर का. सर्वांग आसन जितना टाइट नहीं रखना है शरीर बिल्कुल भी, और इसमें बॉडी का एंगल भी थोड़ा सा
डिफरेंट होता है, थोड़ा सा लाइटर है ये सर्वांगासन से. ओके, सो बिकॉज हियर द एब्डोमेन गोज वेरी वेरी फ्री. सर्वांगासन में फिर भी आप एब्डोमेन को थोड़ा टाइट रखते हैं ताकि बॉडी एक सीध में नजर आए, 90 डिग्री एंगल बन जाए फ्रॉम द नेक ऑनवर्ड्स टू द टिप ऑफ द टोज. But in Vipreet Karni, your hips are supported by your palms, and your this torso, the core of the body, like from the waist region to your neck, it is in 45 degree angle. ठीक है, तो ये पोस्चर आपको क्लियर होना चाहिए. और जो लेडीज विपरीत करनी अपने आप नहीं उठा पाती है लेग, सपोज हिप्स आर हैवी, तो दे कैन डू इट विद द वॉल सपोर्ट से करा लेना चाहिए उनको. ओके, देन भुजंगासन, वेरी वेरी माइल्ड भुजंगासन, and only for those who are old practitioners. Okay, then Matsyasana is very good, Setu Bandhasana is very good. Then comes second trimester. Second trimester में अर्धकटी चक्रासन, ये खड़े होने वाले आसन हो गए. इसमें तो आप ताड़ासन, त्रिकोणासन भी करा सकते हैं, आई हैव गिवन वैसे. ठीक है, अर्धकटी चक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, वक्रासन. Then Bhadrasan, Bhadra and Bhadra cone is one and the same thing. Butterfly position. Bhadra cone movements के साथ भी कराइए और without movements भी कराइए. Like still होने वाला भी, and जैसे wings of the butterfly ऊपर नीचे वाली वो भी कराइए. ठीक है. Then Upavishta cone आसन means separating your legs. सिद्ध योनि आसन, अर्ध हलासन. Then third trimester में क्या कराना है? वज्रासन, मार्जारी आसन. आई होप यू ऑल नो कैट पोस्चर, मार्जारी आसन. yes. मार्जारी में आप स्टिल कराते हैं या ऊपर नीचे टाइगर ब्रीथ की तरह कराते हैं? हाउ डू यू डू दिस एंड हाउ डू यू टीच मार्जारी? एनीबॉडी? आते हैं आर्च योर स्पाइन एंड हेड स्टिल अप, ऊपर की तरफ लेके जाना है अपनी गर्दन को, एंड देन राउंड योर स्पाइन while the exhalation. Just have to look your navel region so that your spine goes round. ठीक है. Then inhalation you have to arch your spine. Then शशांक आसन में रेस्ट मोड में ले जाते हैं बाद में, after this process. हाँ, ठीक है. ओके, सो मार्जारी में आप मूवमेंट्स भी देते हैं, है ना? ऊपर नीचे, arching the back and creating a haunch in the back and then arching the back while inhalation. फिर जब हुक बनाना है या ऊपर की तरफ खींचना है अपर बैक को, तो एक्सहेल करना है. ठीक है. तो मार्जारी, भद्रासन, बद्धकोणासन में विद मूवमेंट्स, उपविष्ट कोणासन, ये सारे देखिए सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अब कुछ ऐसा रिस्क नहीं रह जाता है कि लाइक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी बॉडी नाजुक होती है. ठीक है. सो यू कैन गिव आइडियली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के थोड़े से सिमिलर ही हैं टेक्निक्स, उनको एंड तक ये करा सकते हैं. बस लास्ट में आके आपको ज्यादा वाइडर मूवमेंट्स नहीं देनी है लेग्स. ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं करानी है लेग. सो नेक्स्ट स्लाइड. मैम वी इन दिस डू रोप के साथ शीर्षासन भी करवाते हैं हम प्रेग्नेंट लेडीज को टिल 8th month 15 days. Sorry, tell me again. We do the Iyengar rope के साथ शीर्षासन for pregnant ladies till the 8th month 15 days. Then we stop it. Okay. 8th month 15 days they are doing Shirshasana. Yeah, we make them do at least once a week. They come to us thrice a week. So once a week we make them do Shirshasana with the rope. I would, okay. I mean, rope up, why do you use rope? I don't understand. Rope means what? Rope rope is a prop for supporting your legs. Like rope is hanging on the ceiling. Rope is hooked to the ceiling. मैम आयंगर योगा में साइड वॉल में रोप लगा हुआ होता है, उसके all the blood rushes to the uterus and it is very good. No, I'm asking you rope आप किस लिए? पैरों को जकड़ते हैं रोप से, कौन सा एरिया? Okay, सीलिंग से आता है, but what area do you know? From the hips to the legs and the head is suspended. अच्छा, from the hips to the legs. Yes. ठीक है. Like the twirled on the rope in Baddha cone. Got it. And the head is down. Yes. Okay, very good. So the rope lifts you up, right?
Yes, ma'am. अच्छा, ग्रेट हो आप तो, 8 मंथ में करा रहे हैं शीर्षासन, बढ़िया है. Otherwise, on her own, she should not practice. Because we conceived with us, they do it on their own also. But we are there, 2 or 3 teachers. We are there to support them, to help so them. Let them do anything on their own. Yes. Yeah. Okay. Good. So that comes as a surprise to me, because 8 months में शीर्षासन, because belly weight is quite a big now. मतलब after 8 months and then 9 months से और भी protrude हो जाती है, and your center of gravity also goes haywire with this enough of belly weight, pot belly की तरह. So okay, if you are doing it, if it is successful and if the women are getting benefited, well and good. I will also note it down and I'll see on some videos if you have on Iyengar yoga for pregnancy. So it is not documented anywhere. Is it documented? Is it published somewhere? If it is, then please do share. If it is published. I will let you know. I'll be search and let you know, ma'am. Yeah, sure. Yeah. Okay, then Shavasana in lateral position on the left side preferably. प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा लेफ्ट साइड सोने के लिए इवन डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और ऐसा लाइक बड़े बुजुर्ग जो भी एल्डरली हैं घर में विमेन, दे आल्सो से प्लीज लाई डाउन ऑन लेफ्ट साइड. सी होता क्या है, प्लेसेंटल जो फ्लो है वो इंक्रीज होता है अगर लेफ्ट साइड पे विमेन का भार ज्यादा जाए. ओके, बिकॉज फ्रॉम द हार्ट द बॉडी इज हैविंग गश ऑफ ब्लड गोइंग टू द दिस एरिया ऑल्सो. और इस एरिया में ऐसे है कि एक सेकेंड के लिए ऑक्सीजन लो नहीं होनी चाहिए. तो फॉर द बेटर सप्लाई टू द यूट्रस, टू द फीटस, सो एंड द प्लेसेंटल प्लेसमेंट आल्सो प्लेज अ बिग रोल एक्चुअली. अगर तो प्लेसेंटा अच्छे से प्लेस्ड है, फिक्स्ड है, ओके, तो आपको लेफ्ट साइड पे सोना ही ठीक रहेगा. राइट साइड पे सोने से दबाव ज्यादा बढ़ता है एंड दिस ब्लड फ्लो इज नॉट प्रॉपर टू द placenta and then in turn to the umbilical cord and then the baby. Okay, so that's why lateral position तो लेनी ही लेनी है. देखिए उल्टा तो बिल्कुल भी नहीं लेटा सकते हैं. अगर सीधा लेटे तब भी टांगे फोल्ड करके लेटे, अगर वो साइड पे लेटते हैं तो प्रेफरेबली लेफ्ट साइड ओनली. एंड इट्स नॉट फीजिबल एक्चुअली 9 months आप लेफ्ट साइड पे ही लेट के निकाल दे. So sometimes you should turn your body also to the right side also, no problem. बट सोने की पोजीशन जो है या शवासन की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेफरेबली लेनी चाहिए, विच इज एडवांटेजियस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस. देन prone postures and inverted postures are to be avoided. Okay, they should be avoided. and मत्स्य क्रीड़ा आसन एक हम बोलते हैं जिसमें हमारी पोजीशन बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है. टांगे भी फोल्ड हैं और आगे से वो भी फोल्डेड है, लेग भी है. Leg and the arm is folded and then you are resting on one of the cheeks. So preferably on the left side. Okay. Then comes pranayam. Pranayam में क्या क्या कराना चाहिए? सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, विभागीय प्राणायाम, sectional breathing. Sir, next slide. Somebody is monitoring the slides. हाँ, next slide कर दें. या प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम, विभागीय प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ये सारे बहुत अच्छे हैं. इस पे कोई एब्डोमिनल पे इतना ना जोर है, ना आपको ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है हवा लेने के लिए, और ना ही आपको फोर्सफुल एक्सलेशन लेनी पड़ती है, इनहेलेशन लेनी पड़ती है. सो दे आर क्वाइट गुड एंड दे शुड फैसिलिटेट मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, टू द लंग्स. तो ध्यान में ओम का ध्यान बहुत ही बेनिफिशियल है प्रेगनेंसी के लिए, बिकॉज ओम वाइब्रेशन से सी ओम उ और म इज रिप्रेजेंटेड इन आवर बॉडी इटसेल्फ. ध्यान बिंदु उपनिषद, अगर किसी को जानकारी हो अगर इस उपनिषद की, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में ये बताया जाता है कि हमारा अकार अ उ और म के समावेश से बना है ये ओम, राइट. It is a universal sound. It is a cosmic sound. The first sound of the Brahmand is Om. Okay, it is not at all related to any religion. कि मुस्लिम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या सिख ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या जैनीज ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. It is related to the sound of the universe. So if you have to connect with the universal sound, you must
चैंट ओम, और अगर आप 21 टाइम्स इसको लंबे का लंबा ओम पे ध्यान लगाएंगे या ओम की वाइब्रेशंस को फॉलो करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी ध्यान टिक सकता है और बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं आप. So Om represents the whole body. See, Akar, Ukar and Makar represents are different parts of the body. Now, according to Dhyana Bindu Upanishad, I was talking before, कि Akar represents the this legs. Below the navel part of your body represents Akar out of Ma. अब हम U की बात करें तो U represents the central part of your body. From the navel up to your कंठ. कंठ मतलब यहाँ तक, गले तक. So the middle portion or the solar plexus, अगर आप ऊ को ध्यान करेंगे, लाइक ऊ लंबा साउंड खींचेंगे, तो आपको वाइब्रेशन सबसे ज्यादा नेवल पे आएंगे. ओके, सो देन नेक्स्ट कम्स मकार. तो की जो साउंड है, दैट रिप्रेजेंट्स कंठ प्रदेश टू ब्रह्मरंध्र. तो जो हमारा कंठ है, फिर हमारा विशुद्धि चक्र, यहाँ से लेके हमारे ऊपर तक पूरा म रिप्रेजेंट करता है. सो अ लेग्स, ऊ स्टमक रीजन या मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, नेवल, एंड म कार रिप्रेजेंट्स द ENT, हमारा जो ब्रेन है, स्कल है, फेस है, नेक के ऊपर का भाग. ओके, सो अ, ऊ और म की जब रेजोनेंस क्रिएट होती है बॉडी में, that has a wonderful effect even if you are pregnant, non-pregnant, middle-aged, diseased person, आरोग्य है या रोग्य है, कोई भी कंडीशन हो, ओम की ध्वनि के साथ कनेक्ट करना एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट लाता है ओवरऑल बॉडी के लिए, बिकॉज इट क्रिएट्स दैट रेजोनेंस. यू गेट वन विद दैट यूनिवर्सल साउंड, और आपको कुछ देर के लिए, स्पेशली म कार के बाद, आपका मन नहीं करेगा कुछ भी बोलने के लिए या सुनने के लिए, और because that connection builds up with that Brahman, with that universe. And if you are doing it in Brahmi Muhurat time, जो सुबह सुबह का टाइम है, तो बहुत ही जल्दी कनेक्शन जुड़ता है with the higher power, with the highest sound of our universe. So ओम का ध्यान मैंने लिखा तो बहुत सारी स्लाइड्स में है, तो let us not take that lightly. ओम को आप 21 टाइम्स अगर आप कराएंगे एक सेशन में, वैसे इतना टाइम नहीं होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग you can do it 5 times, 10 times maximum. But when you are having some time, like अगर आप उस दिन आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, you see the patient ना कि आज शायद उन्होंने रेस्ट अच्छा नहीं किया है, she is not taking my instructions, like her mind is not open enough to take my words or take my instructions. हमें देख के ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि आज वो ज्यादा फिजिकल अपनी बॉडी से काम नहीं ले पाएंगे, एक्सर्ट नहीं करना चाह रहे. Because reasons can be anything, स्टमक एक हो सकती है, हेडेक हो सकती है, पीछे लास्ट मील जो उन्होंने लिया था शायद बहुत ज्यादा राजसिक था, अभी भी रेस्टलेस है उनका माइंड, इसीलिए वो ज्यादा आज मेरी इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं कर रहे हैं. दिस यू कैन सी इन द वर्चुअल क्लासेस आल्सो एंड इन द फिजिकल क्लासेस एज वेल. सो उस टाइम पे यू कैन गो फॉर ओम का ध्यान, ध्वनि पे ध्यान लगाना, या बिंदु त्राटक करा दीजिए जब वो फिजिकली ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो you can go for such practices on that day. And every day you should have some changes, because हर दिन वही उसी तरीके की एक्सरसाइजेस कराना मोनोटोनस सा हो जाता है. आपको भी वैरायटी चाहिए कराने के लिए भी, and even they want a little variety in their classes. तो sometimes standing ज्यादा करा दिया, sometimes sitting वाले ज्यादा करा दिए, sometimes लेटने वाले ज्यादा करा दिए practices, and sometimes प्राणायाम ही करा दिए सिर्फ, और ऐसे वाले ध्यान करा दिए. That you have to monitor. आपको थोड़ा सा लाना चाहिए variety in your techniques and this variations in your exercise regime or your asanas and sukshmayam, स्थूल व्यायाम. Then next slide. Then comes menopause and perimenopausal phase. So this is, I should say, opposite to pregnancy. Now the reproductive hormones are receding. They are saying bye bye to the women now. अब होता क्या है इसमें, हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो दो मेन हार्मोन्स जो पिलर है हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को चलाने वाले, ठीक है, राइट फ्रॉम प्यूबर्टी, फ्रॉम 11-12 years you are menstruating and it goes up till 45, 46, 50 and even up till 55 also. To highly reproductive women, it can go up to
55 year age of women also. So but normally Indian women में देखा जाता है कि 45 के बाद आपको symptoms आने शुरू हो जाते हैं menopause के. So menopause, menstruation is stopping or it is pausing now. Okay, so इसके साथ बहुत से symptoms involved है. It is an indicator that you are no more reproductive, you cannot bear children. वैसे भी नियति भी यही कहती है कि आप 45 के होके अगर आप कंसीव करेंगे तो आप बुढ़े होके थोड़ी ना बच्चे की 10th कराएंगे, 11th स्टैंडर्ड कराएंगे. So there is a certain age, there is a certain kind of stamina which is needed to raise children. So with the grace of God, you have that time, lucky time between this 25 years when you get married, 25 to 45, a big span of 20 years when you can be pregnant and when you can raise the children with full stamina, with full this enthusiasm and zeal in yourself. After 45 your like aging starts nahi bolna chahiye, because there is a different kind of era which starts. The children are already on their own now by the age of 45, and you are going to have a different phase and depletion of your reproductive hormones. So now menopause का मतलब मैंने बता दिया आपको, meno and pause से बना है ये menopause. It is the time in a woman's life when her periods stop, okay, or go irregular. ये irregular भी हो सकते हैं, suddenly stop भी हो सकते हैं, या फिर 6 महीने में एक बार आना, या बिल्कुल spotting रह जाना, 1 day periods होना, उसके बाद फिर it's no more, no bleeding. So previous slide ही करिए अभी, I was just explaining. हाँ. It usually occurs naturally, most often at the age of 45. Menopause happens because the women's ovaries stop producing the hormones estrogen and progesterone. A woman has reached menopause when she has not had a period at least for 1 year. तभी consider करना चाहिए कि आपने menopause attain कर लिया है. When there has been no bleeding, no spotting, at least in a period of पूरा 1 साल हो चुका है, तो तब आप पूरी तरह से मेनोपॉज को अटेन हो गए हैं. ओके, पेरी मतलब इन एंड अराउंड दैट फेज. पेरी मतलब सिम्टम्स हैव स्टार्टेड, इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या बिल्कुल स्कैंटी ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, सो यू आर अप्रोचिंग दैट फेज के व्हेन इट इज गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम. स्टॉप मतलब नेक्स्ट मंथ ना आना है, उसके नेक्स्ट मंथ भी ना आना. That is natural, quite natural, and our body should also adapt to such changes very smoothly. But there are few symptoms also which can disturb you mentally, psychologically, physically. Next slide. Symptoms are less frequent menstruation hona, heavier or lighter periods than you normally experience, vasomotor symptoms including hot flushes, night sweats and flushing any time. So बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है इस टाइम पे, बिकॉज द टेम्परेचर गोज हेवायर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ऊपर नीचे चल रहा होता है ड्यू टू दीज हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस व्हिच इज गोइंग ऑन, जो आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं होती. वो इस टाइम पे सारा ऐसे लगता है जैसे पूरी मतलब समर्स का पसीना एक ही दिन में निकल रहा हो. ऐसी पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी वुमेन की, दैट दे आर if suppose you have to attend a function and you are wearing a nice sari, 5 मिनट में सब गीला हो गया, सब, यू आर स्वेटिंग हेवीली. सो कितना उस वक्त एम्बैरेसिंग लगता है कि सब लोग तैयार हैं, अब मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे, अब फिर से आई हैव टू गेट रेडी अगेन बिकॉज यू कैन नॉट गो इन दिस कंडीशन. और ये बहुत वुमेन को होता है, इट इज सच अ कॉमन प्लाइट, बहुत वुमेन को होता है. और इसको नॉर्मल नेचुरल वे इसका होना चाहिए कि ओके यू आर हैविंग सम इंटरनल चेंजेस, दैट्स ओके इफ यू आर स्वेटिंग. इसको इतना साइकोलॉजिकली फियर मत करो इससे, या डरो मत, या फिर घबराओ मत. डजंट मैटर, चेंज क्लोथ्स डजंट मैटर, ठीक है हम वेट कर लेते हैं आपकी. इवन फैमिली की भाई सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं. नाइट टाइम पूरा जाती है बॉडी, नाइट टाइम ऑल्सो द स्वेटिंग कैन अकर. एंड देन you can see my slide, I'm simultaneously operating my laptop also. अगर सर का कुछ हो जाता है तो we can see from here also. So vasomotor changes हैं, ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स डायलेट होना, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना.
इंक्लूडिंग हॉट फ्लशेस। तो स्वेट ग्लैंड्स आपके डायलेट हो रहे हैं, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नाइट टाइम स्वेटिंग होना, ये भी बहुत कॉमन चीज है। नाइट टाइम आपका टेम्परेचर एकदम लो होना, एकदम से हाई, एकदम से कोल्ड स्पेल्स आना, या फिर एकदम से हीटी वेव्स आना। ये नेवर से लेके ऊपर तक आपकी बॉडी एकदम से हीटी फील करती है। और कुछ लोगों को तो हीट के साथ हार्ट की भी साउंड्स, पैल्पिटेशंस बहुत तेजी से फील होनी शुरू हो जाती है। Okay, so such changes which you are not used to it, but you are getting, you know, such changes in the body. आपको ऐसा लगता है मेरी बॉडी है या किसी और की, पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। What is happening to me? सिर से लेकर नीचे पांव तक मैं बिल्कुल स्वेट से भर गई हूँ। And even in winters you can experience this. ऐसा नहीं है सिर्फ summers में, in winters also that can happen. 5% of women experience hot flashes. Other common symptoms of menopause includes insomnia. आपको नींद की कमी होना और नींद आना ही ना, ये भी देखा जाता है। Sir, next slide. Insomnia is, you know, you are having scanty sleep, या फिर you are having irregular sleep, या फिर you are not sleepy up till 2 o'clock, 3 o'clock at night. आधी रात तक you are just, you know, changing positions and you are not able to switch off your mind. Okay, कुछ ना कुछ चल रहा है और आपको नींद की कमी रहती है. You can be deficient at your sleep. So आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है. इंसोम्निया की प्रॉब्लम, वेजाइनल ड्राइनेस, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. देन वेट गेन, थोड़ा वेट गेन चल ही रहा है. ओके, देन डिप्रेशन, डिप्रेसिव फेज आ सकता है, एंजाइटीज आ सकता है, erratic behavior आ सकता है एक्चुअली आपका, and that your spouse can notice. So that is the phase when you are having imbalance of these hormones, and due to this imbalance of your hormones you are getting mood swings. कभी कभी डिप्रेसिव और कभी कभी एंजाइटी. कभी कभी यू आर सो, यू नो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, एंड समटाइम्स यू आर सो डिप्रेसिव कि आप किसी से बात तक नहीं करना चाहते हैं, घर के बाहर तक नहीं निकलना चाहते. यू वांट टू बी ऑन योर ओन, यू वांट टू बी लेफ्ट आउट एज इट. देन डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, reduced libido or sex drive, dryness in the skin, mouth, eyes, increased urination, sore or tender breasts, headaches, racing heart, heartbeat इतनी ज्यादा तेजी से जैसे आपको, मतलब कुछ लेडीज की तो ऐसा कहना होता था जैसे मेरे हाथ में आ जाएगा मेरा हार्ट, इतनी जोर से मैं उसकी साउंड सुन पाती हूँ, जैसे इतनी स्पीड से चल रहा है. कंडीशन कि आपको आपकी हार्ट की साउंड सुनाई दे रही है. वैसे तो हमें नहीं सुनाई देती, हमें पता लग रहा है कि हमारा इस वक्त स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है हमारा फूड, अंदर कितने ड्रम्स चल रहे होंगे, किडनीज में, पैनक्रियास की बारी है, अब में एक एक साउंड सुनाई देने लगे. Ma'am, you are not audible. बहुत माइक्रो हर्ट्ज जाके हम सुने, जैसे कि स्टेथोस्कोप है. स्टेथोस्कोप फैसिलिटेट्स और इट, यू नो, मल्टीफोल्ड्स द साउंड ऑफ आवर हार्ट. वो एम्पलीफाई कर देता है हमारा हार्ट का बीट, ताकि हम वहां पे वो नॉब लगाते हैं और कानों में जब हम लगाते हैं स्टेथोस्कोप तो तब हमें जाके हार्ट बीट अपनी सुनाई देती है. ओके, सो नॉर्मल कोर्स में हार्ट बीट तक हमें सुनाई नहीं पड़ती. बट फॉर मेनोपॉजल विमेन, पेरीमेनोपॉज हो चाहे तो मेनोपॉज हो, जब ये चेंजेस अगर हो रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिप्लीशन चल रही है बॉडी में, देन यू गेट such in body and such symptoms in the body. Then urinary tract infections, UTIs, ये भी बहुत कॉमन देखा गया है, women में ज्यादा कॉमन देखा गया है. Then reduced muscle mass, painful or stiff joints. अब देखिए, ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है बॉडी में, वो हमारी कैल्शियम की री एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल है.
अब ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आर्थराइटिस चेंजेस जरूर आने शुरू हो जाते हैं. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको 40 के बाद ही आपको ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. वो नी की दर्दें आ रही हैं, हाथों में थोड़ी थोड़ी दर्दें आ रही हैं. अगर आपकी बोन कहीं पे सपोज हिट हो गई है और वो बोन हील होने में टाइम लगा रही है, जैसे बोन की एक तीखी दर्द होती है ना, मसल की तो होती है कि ऊपर नील पड़ गया तो चलो जी ठीक हो गया. अब बोन पे आपको कहीं लग गई है, कहीं आपको जर्क आपने दे दिया है या किसी के अगेंस्ट आपने हिट कर दिया है, आप नींद में उठे और बेड का कोना आपकी घुटने पे लग गया, या फिर ये डाइनिंग चेयर आप उठ रहे थे, डाइनिंग चेयर से एकदम से झटका लगा, नी पे लग गई डाइनिंग चेयर. सो दैट कैन happen and around this age these pains can take little longer to heal, क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन डिप्लीट होता जा रहा है और ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है काफी हद तक हमारी कैल्शियम की जो हम जो इनटेक लेते हैं दूध से, दही से, फूल मखाने, फ्लैक्स सीड्स, जैसे भी जैसे केला वगैरह, किसी भी सोर्स से हम आउटसोर्स जब जो भी हम डाइट से ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन तो होती है कि हाँ चलो ले लिया. अब किडनीज ने भी जब उसे फिल्टर कर दिया, कैल्शियम निकालने की कोशिश की, वहां पे ईस्ट्रोजन आके हेल्प करके वो ले जाता है एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारी बोन की हेल्थ के लिए. ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल टू रीएब्सॉर्ब दैट कैल्शियम. ओके, सो एक लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है कि कुछ मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब हुई. अब जब रीएब्जॉर्प्शन की बारी आती है, दोबारा से जब फिल्टर करा देती है किडनीज, हमारा यूरिन निकल आता है, देन फीसेस अलग हो जाता है, तो स्पेशली दैट extra calcium which should not go waste out of the body, उसकी रीएब्जॉर्प्शन के लिए कि वो बोन्स पे जाके लग जाए, वो बोन्स को हमारी हेल्थ दे दे, जो हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी को भी लगे, तो ईस्ट्रोजन बहुत हेल्प करता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए. ओके, सो वंस यू नो कि हमारी हार्मोनल डिप्लीशन चल रही है तो आपको बोन्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा. विटामिन डी, जो कि सनलाइट का एक्सपोजर भी जरूरी है बॉडी के ऊपर इस एज पे, और जॉइंट प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से चलना फिरना, और कभी भी नंगे पांव इतना जोर जोर से जॉग नहीं करना. यू शुड हैव प्रॉपर फ्लीट्स, और अगर नंगे पांव करना ही है तो आप सैंड पे करें या घास पे करें, कुछ ऐसा करें कि आपके नीज पे असर ना आए. ओके, एंकल जॉइंट्स पे असर ना आए, हील्स पे असर ना आए. And some people also use that acupressure वाली चप्पल, that is also very good, but उसका भी over use नहीं करना चाहिए. कुछ 15 मिनट आपने पहनी उसके बाद वो, और कुछ लोगों को थोड़ी सी ना वो एडिक्शन सी हो जाती है कि नहीं नहीं मेरी तो यही चप्पल है, मैं तो इसी पे चलूंगी और इसी पे. फिर उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पाइकी चप्पल है अगर आपकी, वो वाली एक्यूप्रेशर वाली बहुत ज्यादा तीखे स्पाइक्स हैं, तो आपको हील पेन भी आ सकती है उससे. सो एवरीथिंग इन बैलेंस इज इम्पोर्टेंट. Then painful or stiff joints, ये होते हैं, you are prone to these painful and stiff joints because of less estrogen and less calcium now in the body. Reduced bone mass related है कि हमारी estrogen की कमी की वजह से कैल्शियम डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं बॉडी में, पोरस होनी शुरू हो जाती है बोन्स, और बोन की जो डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है. खुरदरी तो होती है, छेद पोरस होनी शुरू हो जाती है हमारी बोन्स विद एज. एंड ईस्ट्रोजन इज वन ऑफ द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल. अब हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ लेडीज को डाल देती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के. अब आप HRT पे आ जाओ, अगर आपको ज्यादा ही बोन्स की दिक्कत आ रही है, आपको से ईस्ट्रोजन लेना पड़ेगा अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बट फॉर दैट आप कितनी देर तक एक्सटर्नल हार्मोन्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये भी तो बात है. तो कितने साल तक HRT पे रहेंगे, एंड देयर इज अ लिमिट टू इट, कितना एक्सटर्नली आप हार्मोन्स डालेंगे बॉडी में. और ये जो हार्मोन्स हैं ये एनिमल बेस्ड हार्मोन्स होते हैं. जैसे आई हर्ड दैट ईस्ट्रोजन अगर आर्टिफिशियली बाहर से ली जाए, बाहर से आप टैबलेट की फॉर्म में लें या इंजेक्शन की फॉर्म में लें, तो अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये सारी बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स हैं जो कि एनिमल बेस्ड हैं, एनिमल के यूरिन से ली जाती है ईस्ट्रोजन, या फिर पिग के यूरिन से ईस्ट्रोजन की मात्रा को आइसोलेट करके फिर उसके इंजेक्शंस बनते हैं, मतलब दैट ग्लास बॉटल्स, और फिर यू गेट दोज इंजेक्शंस. बट वो सिवियर केसेस में ठीक है, आप HRT पे चले जाओ जब बिल्कुल ही बोन्स पोरस होती जा रही हैं, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तब ठीक है. लाइक एलोपैथिक शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर द इमरजेंसी केसेस. बट अगर हम सनलाइट दे सके बॉडी को, हम प्रॉपर डाइट ले सके, प्रॉपर कैल्शियम ले सके,
और खुश रह सके। सबसे बड़ी बात है कि खुश रहना और बिलीव करना whatever you are doing for your body is healthy, right from the diet up till your exercise regime, everything. Then less full breasts, ठीक है, ब्रेस्ट भी अपनी शेप खो देते हैं इस टाइम पे. देन हेयर थिनिंग और हेयर लॉस तो आई थिंक 20-30 के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आजकल के टाइम में. Then increased hair growth on other areas of the body such as the face, neck, chest and upper back. ये सारी changes menopause women menopausal phase में experience करती हैं. Next slide. ना योग प्रबंधन में योगिक टेक्निक्स में क्या क्या सूटेबल रहेगा? कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन, कपालभाति, ग्रीवा शक्ति विकासक, सर्वांग पुष्टि, रेखा गति. रेखा गति इज टू वॉक ऑन वन लाइन. सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस एंड से उस एंड तक कमरे के, ठीक है, उस लाइन पे आपके पैर साइड टू साइड एंड टू एंड चल रहे हैं, एक ही रेखा पे वॉक करना, ठीक है. दैट गिव्स मोर कंट्रोल ओवर योर मसल्स ऑफ द लेग्स, मसल्स ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन. जो ब्रेन और लेग्स की कोऑर्डिनेशन चलती है ना हमारा सारा, जब हम चल रहे होते हैं, जॉग कर रहे होते हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, लेग से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी ये ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है कि ब्रेन से कमांड जाती है कि आपने राइट लेग उठानी है तो राइट लेग उठेगी, ब्रेन से कमांड जाती है आपने लेफ्ट लेग उठानी है तो लेफ्ट उठेगी. सो दिस ऑल कोऑर्डिनेशन should have a betterment and should have a full this coordination of your brain and the this limbs activity. तो limbs की जो movement है वो brain की सुननी चाहिए अच्छे से, इसीलिए ये रेखा गति, ऊर्ध्व गति स्थूल व्यायाम में करानी बहुत बेनिफिशियल रहेगी इस एज पे. देन शिथिलीकरण व्यायाम, स्पाइनल ट्विस्टिंग, बद्धकोनासन मूवमेंट्स, पवन मुक्त आसन क्रिया. सूर्य नमस्कार में बैलेंसेस द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम्स. सूर्य नमस्कार क्या करेगा? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का बैलेंस बनाएगा, ठीक है, बिकॉज देर आर डायनेमिक काइंड ऑफ सूर्य नमस्कार ऑल्सो. बट इस एज पे जब आपके बोन्स पे भी असर है, आफ्टर 45 यू शुड नॉट डू डायनेमिक्स, यू शुड कम टू दिस नॉर्मल काइंड ऑफ. अब काफी लोग आके सोचते हैं कि चलो अब जिम कर ली जाए, वैसे वो बहुत लेट सोच रहे हैं अपनी लाइफ में. अगर उनको जिम ही करनी थी तो 25 पे कर लेनी चाहिए. तो अब आप 40 में आके सोचे कि अब आप अपना मसल मास बनाएंगे, अब अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे. नो डाउट यू कैन डू दैट, बट अगर आपका जिम इंस्ट्रक्टर इतना नॉलेजेबल नहीं है, आप अगर एक्सपर्टीज नहीं है उसको कि मिडिल एज के बंदे को क्या क्या कराना चाहिए जिम में, then you will definitely end up injuring yourself either on the knee joints or your hip joints or your ankle joints. ऐसे बहुत सामने आप जिम में हो के जिम से आपका वो जाता है विश्वास कि वो 4 महीने में मेरे घुटनों का क्या हाल हो गया है, मैं तो पहले ही अच्छी थी. बहुत सारे फीडबैक्स हैं कि जब आप लेटर स्टेज पे डिसाइड करते हो तो आप एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, देन व्हाई जिम, व्हाई दीज हार्डकोर प्रैक्टिसेस. तो जिम में भी अच्छे इंस्ट्रक्टर के अंडर करना इज अ बोन, देन यू आर लकी. अगर आपको वो थोड़ी माइल्ड प्रैक्टिसेस करा रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवी वेट्स वाली नहीं करा रहे हैं, अच्छी बात है. बट अगर आप चूज करें तो दोनों में से जिम या योगा, तो योगा इज मोर बेनिफिशियल इन द सेंस कि इट नेवर गिव्स ओवर बर्डन टू योर बिग बोन्स, ठीक है. ये जो वेट बियरिंग जॉइंट्स है हमारे, इनके ऊपर ज्यादा जोर आता ही नहीं है, जो कि जिम प्रैक्टिसेस में हम ओवरलोडिंग कर देते हैं. ओके, देन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या कराना है? हैंड्स इन एंड आउट, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग. डॉग ब्रीदिंग है आपकी टंग बाहर लेके आके अंदर बाहर. जैसे डॉग को अगर आपने देखा होगा, वो अपने सिस्टम को कूल रखने के लिए हमेशा टंग बाहर को फेंक के फिर अंदर बाहर हा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं. टंग को अंदर किया, बाहर किया, अंदर किया, बाहर किया, विद द हाइपर वेंटिलेशन ऑफ योर लंग्स. थोड़ी देर के लिए फास्ट ब्रीथ करी विद द टंग कमिंग आउट इन विद दिस पोजीशन. और आपको बैठना इसमें वज्रासन में है, थोड़ा सा आगे को झुक के. Okay, your hands can be kept by the side of your knees, and in Vajrasana you practice dog breathing. This is the technique devised in Vyasa. And then tiger breathing. Tiger breathing is just like your Marjari Asana. Then asanas में क्या क्या कराना है? Simple practices which stretch and strengthen the pelvic muscles.
जो आपका पेल्विक एरिया है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, पेल्विक जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, हिप जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस करनी ठीक रहेंगी। एंड ध्यान में सिंपल प्रैक्टिसेस टू काम डाउन द माइंड, बिल्ड इन अवेयरनेस and tolerance level of mind towards the problem. अब asanas में I think I have given the list of asanas. Sir, next slide. हाँ, मेनोपॉज में आसन क्या क्या कराने चाहिए? ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, मालासन, योग मुद्रा आसन, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, भद्रासन, नाभि पीड़ासन, जानुशीर्षासन, बद्धकोणासन, सेतुबंध आसन, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, उत्तानपादासन, सरल आसन and shavasana. Shavasana is mandatory in all your sessions. And next slide. Avoid क्या क्या करना चाहिए during periods? जब देखिए पेरीमेनोपॉज में क्या है, हमको 3-3 महीने का गैप भी आ सकता है, तो जब periods हैं तब avoid doing inverted postures, prone postures, postures involving stretching of the lower abdomen, as well as the kriyas that you should avoid during the periods. Otherwise, apart from this, कभी कभी 6-6 महीने का गैप भी आता है मेनोपॉजल वुमेन को, बट उनको हॉट फ्लशेस बहुत आ रहे होते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस बहुत है, देन वैसोमोटर चेंजेस बहुत हैं, मूड स्विंग्स बहुत हैं. ओके, मेमोरी लॉस तो नहीं, बट मेमोरी इज नॉट दैट पावरफुल जितनी पहले वो सोच रखते थे. अब वो सोच के नाम याद करते हैं. किसी को देखा हो 3 महीने पहले, किसी को वो लिफ्ट में मिले अपनी ही बिल्डिंग की, आफ्टर 3 months शी विल कीप ऑन थिंकिंग इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था. Such things do happen at this age. Okay, you can forget the names of your distant relatives also. Okay, था, हाँ मुझे आज तो उसका बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा है. And then you will be very irritated कि मेरी मेमोरी कितनी अच्छी होती थी पहले, now what is happening to me. तो में एक इंटरेस्टिंग चीज आप करा सकते हैं, गेम्स करवा सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल गेम है या फिर प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको ही बोलिए चेस खेला घर में, और इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, वेयर मोर फोकसिंग इज इन्वॉल्व्ड एंड मोर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स. इफ दे आर गुड एट प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे माउथ ऑर्गन है, जैसे गिटार है, सितार है, वायलिन है, व्हाटएवर, तबला है, whichever form of exercise they want to do. तो ये फोकस भी बढ़ाएगा लाइफ में. ये एक, क्योंकि एक नया फेज है when your children are grown up and there is a time called empty nest syndrome. ये जो empty nest syndrome से सारी women कभी कभी किसी ना किसी टाइम पे सफर करती ही हैं, and that is during this menopausal phase. menopausal phase में क्या होता है, अब empty nest मतलब मेरे तो घर खाली हो गया, बच्चे चले गए हॉस्टल, and now I am left alone. My husband is now CEO of the company. He is having double additional responsibilities. पहले वो मैनेजर हुआ करते थे तो कम से कम 5 बजे घर आ जाया करते थे. अब now he is always on phones, always on laptop, always attending the company things or their organization. और किसी और तरह से वो busy है husband, more into the friends or more into the night parties where you are not interested. तो ऐसे you feel left out. तो ये जो अलोन वाला है, emptiness syndrome is directly indicating that your children no longer need your company now. As straight as that. So women of 45 must be prepared for the next phase of life when you're not going to have the company of your children. जब बच्चे पैदा होते हैं तभी हमें सोच लेना चाहिए कि शादी के बाद अपने अपने घरों में सेटल होने वाले हैं. लड़कियां हैं तो, लड़के हैं तब भी सोच लेना चाहिए. Because ultimately they have their own journey, they have their own priorities in life, they will grow in their own time, and time just runs, we all know. कल की बात लगती है कि we just became mothers and now we are having a 20-year-old grown up kid नहीं रहा है, वो adult हो चुका है. ये हमें bear करना चाहिए और हमें इतनी attachment नहीं रखनी चाहिए, ना बच्चों के साथ, ना spouse के साथ, ना property के साथ, ना कपड़ों के साथ, ना किसी के साथ. So ultimately yoga is to get detached, but ये जो वैराग्य है ये धीरे 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 डेवलप होता होता ये पूरी लाइफ की साधना है. एक दिन में नहीं आ जाएगा that you are just going to throw away everything. अपनी अलमारी, अपना घर, अपना कमरा, एक दिन में तो आप कभी नहीं सोचेंगे ये.
because you have emotionally grown strong and your bond is very strong with all the people around. So ये धीरे धीरे mentally ready रखना है अपने आप को that your life is your own and their life is their own responsibility. Once the children are independent, you also find your own ways to get busy. There are many writers, there are many speakers who have said about these things. मैं शायद किसी और तरीके से bluntly बोल रही होंगी, but आपने पहले भी ये सब बातें सुन रखी होंगी. You're all experienced souls, experienced आत्माएं हैं सारी. तो सबको पता होगा कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में when your spouse is also not there, he has also left his physical body. तो तब भी आपको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट अपनी रखनी चाहिए when you are not emotionally let down by the society and when you are not jealous of people कि वो तो रोज कहीं ना कहीं जा रही होती है अपने हस्बैंड के साथ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है. ऐसी ऐसी थॉट्स आने से पहले आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखें. ये आप मेनोपॉजल वुमेन को पहले काउंसलिंग करके रखें कि ये फेज आता है, हर एक की लाइफ में आएगा. नोबडी इज गोइंग टू लिव फॉर एवर. किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि वो मतलब आपका साथ देगा या फिर वो 100 ईयर्स तक जीने वाले हैं. ठीक है. सो जितने ईयर्स हैं उसमें लाइफ बना के जिए. उसमें like you should live optimally and you should not just compare yourself with others because आपने उनकी लाइफ नहीं जी हुई और ना ही वो आपकी लाइफ जी के देख रहे हैं. आपकी लाइफ आपकी अपनी है. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड जस्ट लिव हैप्पीली मेरीली whichever way you can contribute to the society. किसी हॉबी को परस्यू करें और दूसरों को भी सिखाएं, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, कुकिंग है. so many things ladies can do. Multitasking तो ladies के खून में वैसे ही होती है. so you can multitask at the later stage of life also when you have responsibility of home and when you can afford time to teach somebody without expecting any returns. That will be a karma yoga also and that will induce your busyness in life. कि अब आपकी ये क्लास है, अब आपकी वो क्लास है, you must be busy. बस that's it. अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिए बिना आपको बेटर सेक्टर ऑफ लाइफ उस पे ध्यान देना है और हेल्थ अच्छी रखनी है. एट द एंड ऑफ योर लाइफ ऑल्सो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. अल्टीमेटली दिस ओनली वी फील एंड वी प्रे दिस ओनली कि हमारी लास्ट ब्रेथ भी एक्टिवली निकले, लास्ट ब्रेथ भी एक्टिवली आए. सो दिस वाज फॉर टुडे and anything you want to ask you can ask. We are quite in time now. Today we had only 2 topics. अगली क्लास थोड़ी हैवी रहेगी and tomorrow I will not be taking class. I'm busy somewhere else. Monday class होगी अब. हेलो हेलो. यस. हाँ मैम, मुझे पूछना था नॉर्मली मतलब 70% कोई मेनोपॉज की इसके तक नहीं जा पाता, मतलब पहले यूट्रस निकल जाता है. तो मतलब मेनोपॉज में ही मैंने देखा है ब्लीडिंग हेवी होके वगैरह होके निकाल देते हैं यूट्रस डॉक्टर्स. तो ऐसे ऐसे केसेस में भी कराइए ना. उनको तो मूड स्विंग्स बहुत जल्दी आएंगे. उनको आर्थराइटिस केसेस, आर्थराइटिक सिम्टम्स इतनी जल्दी बढ़ेंगे उनकी बॉडी में बिकॉज एकदम से सडनली विड्रॉ हो गया ना वो हार्मोन्स की. अब जगह कहाँ है? अब वो ओवरीज भी निकल गई, यूट्रस भी निकल गया. कितनों की ओवरीज रिटेन रख के कि हार्मोनल बैलेंस थोड़ा सा तो कम से कम बना रहे. ठीक है, वो रख के तो फिर भी दे गो फॉर जस्ट हिस्टेरेक्टमी. हिस्टेरेक्टमी इज यू कट डाउन द यूट्रस. And in many cases this uterus में कुछ ना कुछ growth ऐसी हो जाती है, fibroids हो जाते हैं. So if you are done with your kids, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, then the doctor will ask you कि now if we remove, you don't want any pregnancies now, let us remove this क्योंकि इसकी condition बड़ी अजीब होती जा रही है. तो उस देखिए फाइब्रोसिस है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली चीजें हैं और इसको इंडिविजुअल केस मान के चलना चाहिए. फाइब्रॉइड्स भी कपालभाति भस्त्रिका से ठीक हो सकते हैं. दे कैन मेल्ट. एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, फाइब्रॉइड्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होना यूट्रस में, वो सिस्ट्स होना, ठीक है, ओवरीज में, वैसे केसेस भी हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जैसे, इट्स सच अ कॉमन प्रॉब्लम. ठीक है, पीसीओडी, वो तक ठीक हुई है योगा से. सो एकदम से सर्जरी शुड बी अ सेकंड थर्ड रिजॉर्ट. सो फर्स्टली यू शुड सी कि नेचुरली अगर आप इसे ठीक कर सके योगा प्रैक्टिस से तो जरूर करें. कपालभाति, अनुलोम विलोम तो बहुत कारगर है.
फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट्स तक ठीक होती हैं इससे। तो जिनकी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, जिनके यूट्रस रिमूव हो चुके हैं, somebody is talking continuously, please mute yourself, नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। Yes. Who asked me this question? Ma'am, Priyanka. Okay. ठीक है, you are there ना? You were listening me? Yes, ma'am. Okay, I was getting some disturbance. No, I was on mute, ma'am. हाँ, so जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका है उनको ये सारे जो चेंजेस है ना, जो अभी मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, इंसोम्निया से लेके वैसोमोटर चेंजेस एंड हॉट फ्लैशेस एंड दिस आर्थराइटिस चेंजेस स्पेशली, ये उनको बहुत जल्दी एक्सपीरियंस हो जाएंगे। सपोज 42 में रिमूव कर दिया डॉक्टर ने, बहुत अर्ली, when that woman was expected to have menopause at the age of 48, but now she doesn't have uterus at the age of 42. तो 42 में एकदम से स्मॉल बोन्स पे चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी कैल्शियम की इतनी जो डिमांड है बॉडी को, वो डिमांड तो है, बट आप कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं बोन्स पे, तो वो सारी कमी पहले से ही महसूस होती है और बहुत जल्दी ऐसे आर्थराइटिक चेंजेस, स्पेशली आर्थराइटिस चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, एंड दैट लेडी मे बी शी इज गोइंग टू सफर सम 6-7 years ऑफ दीज मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो उसका नॉर्मल कोर्स में 6-7 साल बाद आने वाला था, अब उसको डॉक्टर ने सडनली रिमूव कर दिया है। नो डाउट डॉक्टर्स विल गिव देयर ओन रीजंस कि नहीं आपका तो और कंडीशन बढ़ जाती है, आपको तो ब्लीडिंग रुकती ही ना अगर हम रिमूव ना करते। तो ऐसे कंडीशन में वो एंटीऑक्सीडेंट पे डाल देते हैं, वो डाइट ही ऐसी देते हैं जिसमें फॉलिक एसिड रिच हो और बहुत ज्यादा फ्लूइड्स हो, अल्कलाइन बेस्ड डाइट हो, एंड अच्छी ब्लड क्लॉटिंग वाली चीजें खाना, ठीक है। बट अल्टीमेटली जो नेचुरल प्रोसेस है उससे वो फिर वंचित रह जाएंगे। नेचुरल प्रोसेस जो आराम से हमारी डिप्लीशन पॉसिबल हो सकती थी, वो सडन आ जाते हैं चेंजेस। सो इन दोज केसेस जिनका हिस्टेरेक्टमी हो चुका है, यूट्रस रिमूव हो चुका है, बहुत 70-80%, बट ये मैं कहूंगी कि 5-6 साल पहले हम सुनते थे, अब मोर कॉन्शियस के नहीं, अगर मैं नेचुरल तरीके से ठीक कर सकती हूँ तो नेचुरल तरीका पहले देखूंगी, लाइक आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और योगा। women are smart enough कि they because doctors also give choices, डॉक्टर्स ऑल्सो नो, वो भी चॉइस देते हैं कि देखिए अगर हम ये करेंगे तो आपकी ये जल्दी तो चली जाएगी, बट आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स बताते हुए डॉक्टर विल आस्क देम, एंड इफ द वुमेन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो पहले नेचुरल रिजीम को फॉलो करने की कोशिश करेंगी, एंड देन शी माइट चूज फॉर सर्जरी लेटर ऑन if nothing if she doesn't has some benefits from naturotherapy, natural ways of remedies। तो hysterectomy के केसेस को जरूर करा सकते हैं, उनकी आर्थराइटिस चेंजेस डिले हो जाएंगे एटलीस्ट, और बाकी सिम्टम्स भी डिले हो जाएंगे, और धीरे धीरे मेनोपॉज सेट होगा। Okay. I have a question, ma'am. For fibroids and cysts, are there any specific yogasanas? फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट, ये अलग अलग कंडीशंस एक्चुअली। फाइब्रॉइड्स में डिपेंड करता है कि उनको ब्लीडिंग हो रही है या साइलेंट फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड, कुछ लोगों की फाइब्रॉइड इतने हैवी हैं कि उनके ब्लीड भी करते रहते हैं और उनको मतलब व्हाट शुड आई से 20-20, 25-25 दिन, एक महीने से ब्लीडिंग हो रही है, रुक ही नहीं रही। उन केसेस में देखो आप विपरीत करनी भी करा के देख लो, मच डिफिकल्ट टू कंट्रोल दोज सिचुएशंस। बट जिनका साइलेंट है उनको आप कपालभाति करानी चाहिए, उनको अनुलोम विलोम, और सिर्फ 100 स्ट्रोक से नहीं काम बनेगा, 300 स्ट्रोक्स कम से कम कपालभाति, एंड नॉट एब्डोमिनल, मोर ऑफ द चेस्ट। एब्डोमेन पे ज्यादा प्रेशर ना डालें, ठीक है, चेस्ट से थोड़ा सा वो लें, ब्रीथ लें। और इससे थोड़ा केसेस हुए हैं ऐसे भी कि जो जिनके सिस्ट के साइज कम हुए हैं और फाइब्रॉइड्स भी ठीक हुए हैं, ठीक है। सो आसन्स में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आसन्स को तो जो मैंने आपको अभी बताया, मेनोपॉज का है सेट, या फिर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव वुमेन का भी एक सेट है, जैसे जानुशीर्षासन है, उष्ट्रासन है, बद्ध कोणासन है, देन उपविष्ट कोणासन है, नाभि पीठ आसन है। ऐसे सारे जो आसन है जो पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं,
वो भी करने हैं और कपालभाति और अनुलोम विलोम भी कराना है और ज्यादा ज्यादा कराना है प्राणायाम, उससे दे विल फील बेटर। और अगर वो कुछ मेडिसिन ले रही हैं साइज रिड्यूस होने का, लाइक फाइब्रॉइड्स का कर रही हैं, उसकी मैनेजमेंट का, या सिस्ट का कर रही हैं, तो लेट देम टेक दैट, वो भी लेते रहे, योगा भी करते रहे। So one must avoid surgery, one must look for some natural remedies than undergoing surgeries. Okay. Because ma'am, I have so many cases that they have delivered the first child और अभी second child के time पे उनको cyst और fibroids हो गए and they're not able to conceive. Yes. So we have many cases come like that. So for them these things would be good, right? Yes. Okay. कपालभाति तो जरूर कराएं, बहुत अच्छा है कपालभाति for such women. Okay ma'am. Thank you. Anything else? Welcome. So we'll close the session. So next class we'll be doing on Monday. I'll still confirm. But tomorrow 99.9% I won't be able to take. I'm busy till 4 in the evening with something else. That's why this class time will be then compromised. तो मैं 4 o'clock तो start हो नहीं सकती है, तो इसलिए the timings are between 2:30 to 4. So tomorrow we'll be free, tomorrow and day after, Sunday also. सदानंद जी हैं सर, आप सुन रहे हैं? यस मैडम। ठीक है सर, कल मैं ऑफ लूंगी, कल मेरी क्लास ना रखें, अब कल कुछ और आप ले सकते हैं, तो आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो। ठीक है सर, मंडे को करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, शांति मंत्र, प्लीज क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Okay, see you all on Monday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.